गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन के मानवीय आधारों के बारे में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किन किन कारणों से, किन किन विचारों से हम विद्यार्थियों के अंदर हमारे पर्यावरण के बारे में रुचि पैदा कर सकते हैं। कल हमने इसके दार्शनिक आधारों के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि जो मानव है वो पर्यावरण को किस प्रकार से और पर्यावरण के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका किस प्रकार से निर्वहन कर सकता है। तो वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिकीकरण के कारण चारों ओर दिन प्रतिदिन जो समस्या है वो विकराल रूप लेती जा रही है। पर्यावरण के प्रति जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का बहुत बड़े स्तर पर दोहन हो रहा है और हमारा जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो रहा है। इस असंतुलित पर्यावरण से हमें अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमें अनेक प्रकार की मानव से संबंधित रोगों से लड़ना पड़ रहा है। मानव स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने पैदा हो रही है। तो आज हमें इस चीज की आवश्यकता है कि हमें विद्यार्थियों के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर पर्यावरण के बचाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनके अंदर एक जागृति पैदा हो सके। तो आज इन्हीं कारणों पर हम मानवीय आधारों पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि किन किन कारणों से हम विद्यार्थियों के अंदर पर्यावरण के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रति उनको जागृत कर एक नए भावी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो हम जानते हैं इनके कारणों के बारे में। तो सबसे पहला कारण देखते हैं, पर्यावरण के प्रति ज्ञान। तो इसका जो पहला कारण है वो है पर्यावरण का ज्ञान। पर्यावरण का ज्ञान। पर्यावरण सरोकार में सर्वप्रथम हमें विद्यार्थियों में पर्यावरण के बारे में उनको विस्तृत जानकारी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे कि वे तर्कसंगत एवं प्रासंगिक रूप से उसके बारे में जान सके कि उसकी भौतिक, जैविक और सामाजिक किन किन समस्याओं से हमें सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता नहीं होती और पर्यावरण के प्रति उन्हें ज्ञान का अभाव होता है और वो इस ज्ञान के अभाव के कारण पर्यावरण संरक्षण में ज्यादा रुचि नहीं ले पाते। पर्यावरण के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होने से उनके अंदर पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी उनके अंदर रुचि पैदा नहीं होती। इन सभी कारणों से वो उनमें रुचि नहीं लेते और ज्ञान का अभाव होता है। दूसरा कारण देखते हैं, पर्यावरणीय कर्तव्य एवं अधिकार। पर्यावरणीय कर्तव्य एवं अधिकार। पर्यावरण ने हमें अनेक अधिकार दिए हैं जिनका हम अपने अधिकारों को हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही पर्यावरण के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जिनका निर्वहन कर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने दरवाजे या खिड़कियां बनाने के लिए अगर किसी पेड़ को काटते हैं तो हमारे सामने उसके संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। जैसे मान लो हमने दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए एक पेड़ को काटा तो हमारा ये कर्तव्य भी बनता है, हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम जो एक पेड़ काटा है उसकी जगह हम 2 पेड़ लगाएं, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित बना रहेगा और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और हमारे जो अधिकार है वो भी सुरक्षित बने रहेंगे। अगर हम पर्यावरण का बढ़ चढ़कर दोहन करेंगे और उसके संरक्षण के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो प्रदूषित हो जाएगा
और हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। उसके संवर्धन और संरक्षण की आज बहुत ही महती आवश्यकता है। वर्तमान समय में हमें अपने अधिकारों के साथ साथ पर्यावरण के प्रति हमारे जो कर्तव्य है उनका भी निर्वहन हमें करना चाहिए, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों को हम सुरक्षित रख सकें। इसी के अंतर्गत हम इसका जो तीसरा कारण है वो देखते हैं कि पर्यावरण मूल्यों का ज्ञान। पर्यावरण मूल्यों का ज्ञान। पर्यावरणीय मूल्यों का ज्ञान। पर्यावरण के बारे में जागृति पैदा करने का सबसे पहला सरोकार ये है कि हमें पर्यावरण के बारे में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य प्रकार की जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है, बंधुत्व की भावना है, इन सभी के बारे में हम और सामाजिक मेलजोल के माध्यम से हम पर्यावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें विद्यार्थियों के अंदर इस प्रकार की भावना पैदा करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम उन्हें पर्यावरण के संतुलित प्रभाव के बारे में बता सकें, जिससे कि वे पर्यावरण के असंतुलन हो जाने पर होने वाली हानियों से रूबरू हो सके। कि अगर जो पर्यावरण है वो असंतुलित हो जाता है, उसके अंदर समानता की भावना, समानता का सिस्टम नहीं रह पाता, तो यह संपूर्ण मानव के लिए ही नहीं संपूर्ण सृष्टि के लिए विनाशक साबित हो सकता है। तो आज हमें पर्यावरण के मूल्यों का ज्ञान हमें होना चाहिए कि पर्यावरण की जो दोहन हम कर रहे हैं, दोहन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उसको संतुलित बनाने के लिए उतनी ही मात्रा में हम पौधारोपण और अन्य प्रकार से उसको संरक्षित नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे ज्ञान को विस्तृत न करके हुए मानव जाति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके चौथे कारण में हम देखते हैं कि प्रकृति से संपर्क। प्रकृति से संपर्क। प्रकृति से संपर्क। प्रकृति से संपर्क स्थापित करना मानव का सबसे बड़ा और सबसे अहम भूमिका रही है। उसकी अहम जो भूमिका होती है वो विद्यालय की होती है। कोई भी बालक, छोटा सा बालक जब स्कूल या विद्यालय में जाता है तो सबसे पहले उसके मन में पर्यावरण के बारे में जागृति पैदा करने का प्रयास अध्यापकों द्वारा किया जाता है। जब वह अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में जान लेता है तो उस प्रकार जब वो अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में जान लेता है तो उसे उस पर्यावरण के बारे में ज्ञान हो जाता है, जिससे वह अगर उस चीज को अपने जीवन में उतारता है तो वो धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार विद्यालयों के अंदर पर्यावरण मेले लगते हैं, शैक्षणिक भ्रमण करवाया जाता है, उनको वन महोत्सव के बारे में बताया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी है उनके अंदर प्रकृति से संपर्क करवाया जाता है, प्रकृति से उनको रूबरू करवाया जाता है, जिससे कि वो प्रकृति के एकदम निकट से उसको जान सके। तो इसी के अंदर प्रकृति से संपर्क जो है विद्यार्थी सबसे पहले विद्यालय से सीखता है, उसके बाद उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। इसका जो पांचवा टॉपिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में भी इसका एक सरोकार है। आज हमारे समाज में अनेक प्रकार के अंधविश्वास और जो रूढ़ियां हैं वो पैदा हो चुकी है। उन्हीं रूढ़ियों और अंधविश्वासों से हमें पर्यावरण के प्रति कई बार रूढ़ियां और अंधविश्वास है वो है उनको हमें दूर करने की आवश्यकता है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अनेक प्रकार की रूढ़ियां और अंधविश्वास शामिल है, तो उन्हीं के बारे में हमें विद्यार्थियों के अंदर जागृति पैदा करने की आवश्यकता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में उन्हें बताने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से इनका जो पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण के बदलाव के प्रति हमें उनमें बताने की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में हम इसका छठा टॉपिक देखते हैं जो निम्न प्रकार से है। देखो जैसे 6 नंबर सामाजिक विकास एवं पर्यावरण। सामाजिक विकास एवं पर्यावरण। सामाजिक विकास एवं पर्यावरण। सामाजिक विकास एवं पर्यावरण के संबंध, सामाजिक विकास और पर्यावरण का गहन संबंध है। हम समाज में अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं वो सारा का सारा पर्यावरण से संबंधित होता है। उससे हम ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं और किस प्रकार से हम पर्यावरण का संरक्षण कर रहे हैं। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि हम कहीं पर पौधारोपण करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। अगर हम कहीं पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो वो भी हमें पर्यावरण को प्रदूषित करने से संबंधित सामाजिक सरोकार से है। तो जिस प्रकार से हम अपना घर बनाने के लिए लकड़ी, पत्थर, ईंट इनका यूज करते हैं तो ये भी सामाजिकता से परिपूर्ण है। और ये किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से हम प्रकृति के विदोहन से इनका निर्माण करते हैं तो इससे भी हम सीखते हैं और विद्यार्थियों को भी इससे सीखने का अवसर मिलता है, जिससे कि पर्यावरण को किस प्रकार संरक्षित और उसका विदोहन संतुलित तरीके से करने से पर्यावरण संतुलित रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे देखते हैं सांस्कृतिक विकास एवं पर्यावरण। इसका जो 7वां टॉपिक है उसमें देखते हैं अपने सांस्कृतिक विकास एवं पर्यावरण। सांस्कृतिक विकास एवं पर्यावरण। सांस्कृतिक विकास एवं पर्यावरण। सांस्कृतिक विकास एवं पर्यावरण भी पर्यावरण का एक सरोकार है। इसमें हम देखते हैं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भी हम जो विद्यार्थी है वो इसमें सीखने का प्रयास करता है। जैसे वन महोत्सव है और इसके अलावा स्कूलों के, विद्यालयों में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उससे भी जो विद्यार्थी है उसको बहुत अधिक सीखने को मिलता है कि हम किस प्रकार से प्रकृति और मानव के बीच में संतुलन स्थापित कर सकते हैं और प्रकृति से सरोकार होने का अवसर भी उन विद्यार्थियों को मिलता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों से ये भी सीखा जाता है कि किस प्रकार से जो प्रकृति है उसका हस्तांतरण हो रहा है और उसका विदोहन भी हो रहा है, जिससे हम पर्यावरण को संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं आर्थिक विकास एवं पर्यावरण। इसका जो 8वां टॉपिक है वो है आर्थिक विकास और पर्यावरण। स्टार्ट। आर्थिक विकास और पर्यावरण। आर्थिक विकास और पर्यावरण में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आर्थिक उन्नति के लिए नागरिकों को पर्यावरणीय
जो परिपेक्ष है उसको सर्वोत्तम मानना चाहिए और पर्यावरण के संबंध में विभिन्न प्रकार से अपने जो परिपेक्ष है उनको आवश्यकता है, जिससे कि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो करें लेकिन उन्हें संरक्षित करने के उपाय भी हमारे पास होने चाहिए। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं संतुलित विकास। इसका जो 9वां टॉपिक है वो है संतुलित विकास। संतुलित विकास। संतुलित विकास, इसका जो 9वां टॉपिक है वो संतुलित विकास। हमें आज विद्यार्थियों के अंदर एक इस प्रकार की जागृति पैदा करने की आवश्यकता है जिसमें हम विद्यार्थियों को पर्यावरण के साथ संतुलित वातावरण बनाकर रहने के बारे में बता सकें। आज मानव जाति में पर्यावरण के दोहन की होड़ बढ़ रही है। दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा औद्योगिकरण और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के संबंध में जो पर्यावरण है उसका दोहन हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमें उन विद्यार्थियों में पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जितनी मात्रा में दोहन कर रहे हो उतनी मात्रा में हमें पर्यावरण के प्रति उसकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की आवश्यकता है, जिससे कि जो पर्यावरण है वो संतुलित बने रहे और मानव जाति को इससे कुछ नुकसान भी न हो। इसके माध्यम से हमें जो पर्यावरण है उसको संतुलित करना चाहिए और विद्यार्थियों के अंदर भी ये भावना पैदा करनी चाहिए कि वे किस प्रकार से जो पर्यावरण है उसको संतुलित कर सकते हैं, उसके दोहन को जितनी मात्रा में दोहन करते हैं उतनी ही मात्रा में उसका संरक्षण भी कर सकें। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की योग्यता का विकास। 10वां टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता के माध्यम से हमें यह पता होना चाहिए कि हम जो वातावरण है, जो हमारा पर्यावरण है, उसको दूषित होने से किस प्रकार रोक सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए, जिससे हम इनके प्राथमिक स्तर से लेकर उसके उच्च स्तर तक हम जान सकते हैं कि जो पर्यावरण है उसको किस प्रकार से हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। तो कल हम पर्यावरण के बारे में और विस्तृत स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि किन किन कारणों से और किन किन चीजों से जो पर्यावरण है वो सुरक्षित हो सकती है। तो हम कल इसके बारे में और अधिक जानेंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।